हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला पे। मैं प्रभात मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक हिटलर से संबंधित है, जिसने नाजी दल की स्थापना की थी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर जैसा लिखा है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय, हिटलर का उदय। यहाँ पर लिखा है कि जर्मनी में नाजी दल की स्थापना हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। जो जर्मनी में नाजी दल की स्थापना हुई थी वह हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के बोर्न नामक शहर में हुआ था। हिटलर का जो जन्म था 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के बोर्न नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के बोर्न नामक शहर में हुआ था। आगे बढ़ते ही हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर अपने बचपन में एक चित्रकार बनना चाहता था। बचपन में उसको नदी में डूबने से एक पादरी ने बचाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो था जर्मनी की तरफ से लड़ा और अभूतपूर्व वीरता के कारण उसको आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। जो आयरन क्रॉस था ये एक प्रकार का जो था सम्मान था जो हिटलर को प्राप्त हुआ। जब कोई सैनिक युद्ध में अभूतपूर्व वीरता दिखलाता है तो जर्मनी में उसको आयरन क्रॉस दिया जाता था। ये प्राचीन पहले की बात है। इस समय वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। आयरन क्रॉस के स्थान पर कुछ दूसरा दिया जाता है। ठीक है, पहले आयरन क्रॉस ही दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में की सदस्यता ग्रहण कर ली और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फीवर नेता बन गया। फीवर एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नेता होता है। आगे बढ़ते हैं। 1923 में हिटलर ने लूडेनडॉर्फ इसका सहयोगी था। जो लूडेनडॉर्फ था इसका सहयोगी था। उसके साथ मिलकर इसने वाइमर गणतंत्र के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। वाइमर गणतंत्र उस समय जर्मन में था। उस समय जर्मन का जो सरकार उसे वाइमर गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, उस समय जो सरकार थी 1923 में उसे वाइमर गणतंत्र कहते थे। हिटलर ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन पर विद्रोह असफल रहा और हिटलर को बंदी बना लिया गया। आगे बढ़ते हैं। जेल में हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप, यह पुस्तक बहुत ही फेमस हुई मीन कैंप, लेकिन कहीं कहीं आपको मेरा संघर्ष लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि मीन कैंप एक जर्मनी भाषा का शब्द है और मीन कैंप का हिंदी में अर्थ मेरा संघर्ष होता है। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने संगठन को संगठित किया और अपना जो प्रतीक था स्वास्तिक को चुना। स्वास्तिक जो कि हिंदू धर्म में होता है, कुछ इस तरह दिखता है, आपको बताते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये मिटा दिए। कुछ इस तरह का दिखता है स्वास्तिक का चिन्ह और अपने दल का नाम नाजी दल रखा। 1932 के चुनाव में हिटलर की पार्टी को 230 सीटें मिली। 1932 के चुनाव में हिटलर की पार्टी को 230 सीटें मिली, पर उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में
बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनका नाम था हिंडनबर्ग, ने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कब किया, तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया गया। अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर था उसने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की हत्या करवा दी थी। आगे बढ़ते हैं। गेस्टपो एक प्रकार का गुप्तचर पुलिस संगठन था जिसकी स्थापना हिटलर ने की थी। हिटलर ने यहूदी विरोधी अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें यहूदियों को प्रताड़ना गृह में ले जाकर प्रताड़ित कर मार दिया जाता था। और इस गुप्तचर पुलिस संगठन का काम था छुपे हुए यहूदियों का पता लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। हिटलर का कहना था कि एक राष्ट्र में एक ही नेता होना चाहिए, इसीलिए उसने राष्ट्रपति और चांसलर के पदों को एक करके जर्मनी का सर्वसर्वा बन गया। आगे बढ़ते हैं। नाजी दल का प्रचार प्रसार गोएबल्स संभालता था। ये गोएबल्स जो था नाजी दल का प्रचार प्रसार संभालता था। नाजी दल के सारे प्रचार प्रसार करने का जो मेन आदमी था वो गोएबल्स था, और नाजी दल का जो मेन आदमी था वो हिटलर था, जबकि प्रचार प्रसार करने का सारा कार्य गोएबल्स संभालता था। गोएबल्स का प्रमुख कार्य ही था कि वे सिर्फ नाजी दल के विचारों का प्रचार प्रसार करे। आगे, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। जो जर्मन सुरक्षा परिषद थी इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पूर्ण शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में पूर्ण शस्त्रीकरण की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वायसराय की संधि के अनुसार जर्मनी में हथियार रखने को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि जर्मनी अब से कोई भी हथियार नहीं रख सकता। लेकिन हिटलर ने वायसराय की संधि का उल्लंघन करते हुए पूर्ण शस्त्रीकरण की घोषणा की और पूरे जर्मनी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। सैनिक सेवा का अर्थ होता है कि जर्मनी के हर एक नागरिक को जो वयस्क हो उसको सैनिक सेवा देनी होगी। साल का निर्धारण किया जाता है कि कितने साल के लिए, ये उसके ऊपर होता है कि वो कितने साल तक दे। ठीक है, लेकिन सरकार द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। इस समय दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर सैनिक सेवा अनिवार्य है, तो वह इजराइल है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या कम है, इसीलिए वहाँ पर हर प्रत्येक नागरिक को 3 साल के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य है। वयस्क होने के बाद 3 साल तक, चाहे वे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे करोड़पति उद्योगपति का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, उसको 3 साल तक सैनिक सेवा जरूर देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है और उसके दुश्मन ज़्यादा हैं। मैं जल्द ही इजराइल के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, उसमें आपको पूरी तरह से बताएंगे कि इजराइल किस सैनिक सेवा अनिवार्य क्यों है। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कम्युनिटर विरोधी समझौता 1936 में हुआ। ठीक है, 1936 में साम्यवादी खतरों से बचने के लिए, जो साम्यवादी खतरे थे ये उस समय के सोवियत संघ था। उस समय का सबसे बड़ा साम्यवादी खतरा सोवियत संघ था। ठीक है, साम्यवादी खतरों से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच एक कम्युनिटर विरोधी समझौता, कम्युनिटर का अर्थ होता है साम्यवादी, विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो बाद में जाकर धुरी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। और आप जानते ही होंगे द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ धुरी राष्ट्र तथा दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया। जो हिटलर था उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और यहीं से ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई। इसके 2 दिन बाद ही इंग्लैंड और फ्रांस इस युद्ध में कूद गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। जो ऑस्ट्रिया देश था, इस हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। हिटलर ने यहूदी विरोधी अभियान शुरू किया, जिसमें यहूदियों को प्रताड़ित करके मार दिया जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन जो कि सब लोग बताते हैं, जिसकी चर्चा ज़्यादा होती हुई है, वह आंकड़ा है 60 लाख का। 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। ऐसा जो है देखने को मिलता है हर स्थान पे। यही चर्चा होती थी कि 60 लाख यहूदियों को मारा गया, लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट है वो 10 लाख यहूदियों को मारने की बताता है। ठीक है, रिपोर्ट जो है 10 लाख का ही है। आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या किया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की, क्योंकि हिटलर मित्र राष्ट्रों से हार रहा था। मित्र राष्ट्र जो कि इंग्लैंड, सोवियत संघ और अमेरिका जिसके प्रमुख थे, उससे हार रहा था और उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी तथा अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरुआत था, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को इसका अंत हुआ। मुझे भरोसा कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।